अजीत डोभाल जी का जन्म 1945 में उत्तराखंड में हुआ। इनके जो फादर थे ये इंडियन आर्मी में मेजर थे। अब क्योंकि इनके फादर जो थे वो आर्मी में थे तो इनका कांस्टेंट ट्रांसफर होता रहता था। तो जो इनके फादर थे इनका ट्रांसफर जो होता है वो राजस्थान में होता है। एंड जो अजीत डोभाल जी हैं ये अपनी सारी स्कूलिंग वहीं से खत्म करते हैं। तो अजीत डोभाल जी जो है वहीं के एक मिलिट्री स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद आगरा के एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं। उसके बाद अजीत डोभाल जी ने 1968 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक करके ये आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं 22 साल की उम्र में। अब आईपीएस बनने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है एंड इसके बाद इनको केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। इनके पोस्ट होने के कुछ दिन बाद ही 1971 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल जी जो होते हैं ये काफी कम टाइम में ही फेमस हो जाते हैं। हुआ ये था कि केरला का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है थलासेरी। वहां के दो रिलीजियस ग्रुप की आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है एंड ये जो दो रिलीजियस ग्रुप थे एक दूसरी की कम्युनिटी के सारे सामान को लूट लेते हैं, आग लगा देते हैं और सिचुएशन इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इवन पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा रहे होते हैं। तो इस टाइम पे जो इंडिया होता है, इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है एंड कांग्रेस की गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के करुणाकरन एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा बहादुर हो और बिना डरे इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर यहाँ के दंगे को रोक सके। तो होम मिनिस्टर सर को बताया जाता है, जो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो उनको अजीत डोभाल जी के बारे में बताते हैं कि वो काफी ज्यादा निडर हैं एंड हम उनको इस एरिया में भेज सकते हैं दंगों को रोकने के लिए। तो सबकी बात मानते हुए के करुणाकरन ने अजीत डोभाल जी को सेलेक्ट किया यहाँ के दंगों को रोकने के लिए एंड ऑर्डर्स मिलते ही अजीत डोभाल जी जो है ये केरला के इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर सारी चीजें चेकआउट करते हैं। अजीत डोभाल जी ने इस एरिया में डायरेक्टली पुलिस को यूज नहीं किया एंड बहुत ज्यादा स्मार्टली इस एरिया से डील किया। तो अजीत डोभाल जी जब इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये रिलीजियस लीडर्स से मिलते हैं जिनके बीच में फाइट चल रही थी, जिनकी वजह से दंगे हुए थे। तो ये जो दोनों रिलीजियस लीडर्स होते हैं दोनों कम्युनिटीज के, ये अजीत डोभाल जी से मिलने आते हैं एंड इनको पता लगता है, अजीत डोभाल जी को पता लगता है कि दंगे एक्चुअली में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लूटपाट काफी करी है दोनों की कम्युनिटी ने एक दूसरे की कम्युनिटीज पर। तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो अजीत डोभाल जी जो है सारा सामान ढूंढकर दोनों कम्युनिटीज को वापस किया एंड ये जो दंगे इतने टाइम से चल रहे थे उसको अजीत डोभाल जी ने एक ही हफ्ते में बंद करा दिया। एक ही हफ्ते में एकदम शांति आ गई इस पूरे एरिया में और किसी भी तरीके का कोई वायलेंस भी नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। एंड इसी वजह से अजीत डोभाल जी जो होते हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एंड इनकी दिल्ली तक बात करी जाती है। इसके कुछ ही दिन बाद अजीत डोभाल जी का जो ट्रांसफर होता है वो केरला से दिल्ली करवाया जाता है एंड दिल्ली में ही 1972 में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन करते हैं ताकि जितने भी ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे होते हैं ये उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पे दिल्ली में जो अजीत डोभाल जी हैं उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया है एंड वहीं मिजोरम में कुछ और ही सीन्स क्रिएट हो जाते हैं। उस टाइम पे जो मिजोरम होता है वो अलग स्टेट नहीं होता, वो असम का पार्ट होता है एंड यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से काफी नुकसान हुआ होता है फार्मर्स को। तो फार्मर्स जो होते हैं वो 1.5 लाख का कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से एंड गवर्नमेंट उनको दे नहीं रही होती है। तो इस चीज पे प्रोटेस्ट करने के लिए वहां का एक बंदा होता है लाल डेंगा नाम का, जो मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाता है एंड लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके मिजो नेशनल फ्रंट कर देता है। ये जो लाल डेंगा था ये वहां मिजो के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए फाइट करता था, गवर्नमेंट से अपील करता था कि इनकी बात को, मिजो पीपल की बातों को सुना जाए। इसी टाइम गवर्नमेंट जो है असम की वहां पे एक रूल निकालती है कि जिन जिन लोगों को असमीज लैंग्वेज आती होगी सिर्फ वही गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे। तो इस बात पे जो मिजो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड काफी प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो 2 बटालियंस होते हैं मिजो लोगों के असम राइफल्स में, उनमें से इन 2 बटालियंस को डिसमिस कर देती है
अब ये जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं इन दोनों बटालियंस में से, ये वापस से अपने गांव आते हैं एंड इनको काफी ज्यादा गुस्सा होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। एंड इसके जो मेन 7 कमांडर्स होते हैं वो लाल डेंगा की नेशनल मिजो फ्रंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब इन 7 कमांडोज का जो सपोर्ट था वो लाल डेंगा को मिल रहा था एंड ये जो मिजो नेशनल फ्रंट होती है ये काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। एंड लेटर ऑन ये इंडिया से, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगती है कि मिजोरम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अब जो गवर्नमेंट होती है इनके लिए काफी ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मिजोरम में। एंड यहाँ के जो पीपल थे, यहाँ के जो लोकल लोग थे, मिजो जो लोग थे, ये काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे लाल डेंगा को एंड इनकी मिजो नेशनल फ्रंट को। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अजीत डोभाल जी को मिजोरम भेजा जाता है। तो अब जो अजीत डोभाल जी हैं ये मिजोरम आते हैं एंड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड इनको पता लगता है कि ये जो 7 कमांडोज हैं, जो ये हैं एक्चुअली में मेन पावर लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट की। एंड अगर इनको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए तो मामला जो है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट हो सकता है। तो अब इनको पता लगता है कि ये जो 7 कमांडोज हैं इनका जो बेस है वो म्यांमार की पहाड़ी में है। तो ये जो अजीत डोभाल जी हैं ये म्यांमार की पहाड़ियों में एज अ स्पाई एजेंट बन के जाते हैं एंड धीरे धीरे इन कमांडोज का दिल जीतते हैं, इनका ट्रस्ट जीतते हैं। तो अब जो अजीत डोभाल जी हैं ये इन 7 कमांडोज को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर इंडिया में ज्वाइन रहोगे तो तुम्हें एक तो इंडिपेंडेंट स्टेट बना देंगे एंड उसके अलावा मंत्री की पोजीशन भी ऑफर करेंगे, बट अगर तुम यहाँ से निकलने की बातें करते हो, इंडिया को छोड़ने की बातें करते हो, इंडिपेंडेंट स्टेट की बातें करते हो, तो एक दिन इंडिया की आर्मी घुसेगी एंड तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो 7 में से जो 6 कमांडोज होते हैं वो अजीत डोभाल जी की बात को एग्री करते हैं, वो बात मान जाते हैं एंड लाल डेंगा जो है, जो मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था, वो यहाँ पे वीक पड़ जाता है क्योंकि जो मेजर पावर थी वही 7 कमांडोज की थी एंड वो अब सपोर्ट कर रहे थे कि मिजोरम जो है वो इंडिया का पार्ट रहना चाहिए। एंड इसके बाद मिजोरम को असम से अलग किया जाता है एंड लाल डेंगा जो है वहां के सीएम बनाए जाते हैं। अब इसी टाइम पे जब मिजोरम का ये सारा इशू चल रहा था तो इसी टाइम पे सिक्किम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहां के जो राजा होते हैं पालडेन नामग्याल, वो एक हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। यूएसए की ही एक एजेंट थी जिनका नाम था होप कुक। ये जो यूएसए की एजेंट होती है ये शादी कर लेती है राजा से एंड अब ये यहाँ की, मतलब सिक्किम की क्वीन बन जाती है। अब इनके क्वीन बनते ही जो सिक्किम है ये पूरा का पूरा यूएसए के इंटरेस्ट पे काम करने लगता है, यूएसए के हिसाब से चलने लगता है। तो अब ये जो सिक्किम का मैटर जनरेट होता है, इस सिक्किम के मैटर से रिलेटेड इंदिरा गांधी जो होती है, हेड ऑफ RNAW उस टाइम पे जो होते हैं RN काओ, उनसे बात करती है एंड RN काओ जो है वो इंदिरा गांधी को सजेस्ट करते हैं कि जो सिक्किम में छोटी छोटी पार्टीज हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये जो लोकल लोग हैं इनको मोबिलाइज कर सके। एंड जैसे ही सिक्किम के जो लोग हैं वो इन पार्टीज से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इन पार्टीज का सपोर्ट इन लोकल लोगों को मिलने लगेगा, तो जो यहाँ पे राजा है वो वीक हो जाएगा। एंड ये सारी काम जो RN काओ जो है ये सजेस्ट करते हैं, इन सारे काम को करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है वापस से अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल जी जो है वापस से सिक्किम जाते हैं एंड पे कांग्रेस की ही एक छोटी सी पार्टी होती है सिक्किम नेशनल कांग्रेस। इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं काजी दोरजी। ये जो काजी दोरजी होते हैं इनसे अजीत डोभाल जी बात करते हैं। अब ये जो काजी दोरजी हैं ये अजीत डोभाल जी के साथ मिलके सिक्किम में लोकल लोगों का सपोर्ट होता है, इसको जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं सिक्किम में एंड काजी दोरजी जो है यहाँ के PM बनते हैं। PM इसलिए क्योंकि इस टाइम पे सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था, तो काजी दोरजी अब PM बन जाते हैं एंड PM बनने के कुछ टाइम बाद ये इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये मेंशन करते हैं कि यहाँ का जो राजा है ये काफी ज्यादा यहाँ के लोगों के राइट्स को छीन रहा है। इंदिरा गांधी जो होती हैं वो यहाँ पे तुरंत ही मिलिट्री फोर्सेस को भेज के राजा जी का जो घर होता है उसको सीज करवाती हैं एंड देन सिक्किम में एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में जो लोग होते हैं 97% जो लोग होते हैं वो सिक्किम के इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ हम इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हैं एंड देन 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया का एक स्टेट बन जाता है। CM जो होते हैं वो काजी दोरजी ही रहते हैं।
अब ये जो बड़े बड़े काम किए अजीत डोभाल जी ने सिक्किम में और मिजोरम में, इसके लिए इनको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड दिया जाता है। एंड ये जो प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड है ये यूजुअली 14 ईयर्स की सर्विस के बाद मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल जी यहाँ पे एक्सेप्शन बनते हैं एंड इनके काम की वजह से इनको 7 साल की सर्विस में ही प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिल जाता है। अब ये सब तो होता है, लेकिन इसके बाद कुछ ही टाइम बाद अजीत डोभाल जी को कुछ रीजंस की वजह से पाकिस्तान जाना पड़ता है, क्योंकि ये खबर मिली थी कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट पे काम कर रहा है। तो यही चीज प्रूफ करवाने के लिए और चेक करवाने के लिए जो इंडिया की एजेंसी होती है वो अपने स्पाई एजेंट को पाकिस्तान भेजती है। एक्चुअली में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए अजीत डोभाल जी जो है ये पाकिस्तान जाते हैं एंड 6 से 7 साल तक पाकिस्तान में रहते हैं। एंड जितनी भी इन्फो उनको पाकिस्तान से मिलती थी वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेके इंडिया भेज देते थे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अजीत डोभाल जी जो है ये पाकिस्तान में है एंड इंडिया में भी काफी कुछ चल रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से गोल्डन टेम्पल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है एंड ये जो सिख कम्युनिटी है इंडिया की, ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है गवर्नमेंट के खिलाफ। इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये जो खालिस्तानी मिलिटेंट होते हैं 1988 में ये गोल्डन टेम्पल के एक रूम में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इस बार गवर्नमेंट जो है वो अंदर आकर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम ये चीज करी थी गोल्डन टेम्पल में तो इसका काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है, बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ा था। उस टाइम पे राजीव गांधी जो है वो पीएम होते हैं एंड वो ये बात क्लियर कर देते हैं कि अंदर कोई भी नहीं एंटर करेगा गोल्डन टेम्पल के एंड अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई भी गोलीबारी नहीं करी जाएगी। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए जो पीएम होते हैं वो अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान से वापस इंडिया बुलाते हैं और अजीत डोभाल जी जो हैं वो रिक्शे वाले का गेटअप लेके आसपास गोल्डन टेम्पल में घूमने लगते हैं। अब अजीत डोभाल जी जो हैं वो बोलते हैं कि अब बिना गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स की, तो इस वजह से अंदर जाना बहुत जरूरी है गोल्डन टेम्पल के। तो अजीत डोभाल जी जो हैं वही रिक्शे वाली गेटअप में अंदर जाते हैं और वो मिलिटेंट्स को ढूंढते हैं कि ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं एंड उनको रूम में जो ये खालिस्तानी मिलिटेंट्स होते हैं वो दिख जाते हैं। एंड अब अजीत डोभाल जी जो है ये इनके पास जाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है ISI उन्होंने भेजा है तुम लोगों की हेल्प के लिए। अब इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स का ट्रस्ट जीतने के लिए ये जो अजीत डोभाल जी हैं ये पूरी लोकेशन बताते हैं उनको कि पुलिस इस पॉइंट पे खड़ी है। और अब यहाँ पे जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स होते हैं ये खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमें गोल्डन टेम्पल के बाहर की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पुलिस क्या कर रही है। अब ये जो अजीत डोभाल जी हैं ये बार बार अंदर बाहर कर रहे होते हैं और सारी इंफॉर्मेशन अंदर से लेके बाहर इंडियन पुलिस को और जो भी वहां पे खड़े होते हैं उनको दे रहे होते हैं कि किस तरीके से क्या अब एक्शन लेना है। तो यहीं पे अजीत डोभाल जी जो है ये NSG कमांडोज को बुलाने का ऑर्डर देते हैं एंड इनके ऑर्डर देते ही NSG कमांडोज जो होते हैं कुछ ही टाइम में वहां पे पहुंच जाते हैं। अजीत डोभाल जी जो है इन NSG कमांडोज से मिलते हैं एंड उनको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन से रूम में बैठे हुए हैं मिलिटेंट्स, क्या कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है अंदर की। अजीत डोभाल जी जो है ये बताते हैं कि अंदर काफी ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से आप एक काम करो, यहाँ का जो गोल्डन टेम्पल का पानी का सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है उसको काट दो। और अब प्लान ये बनाया जाता है कि जैसे ही ये मिलिटेंट्स जो है पानी पीने के लिए बाहर आएंगे वैसे ही इनको शूट कर दिया जाएगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती भी हैं। जो लीडर होता है मिलिटेंट का वो बाहर आता है पानी पीने के लिए एंड जैसे ही वो बाहर आता है NSG कमांडोज अपनी पोजीशन लेकर रखे होते हैं एंड जैसे ही वो बाहर आता है उस शूट कर देते हैं। इनका हेड था वो मर चुका था, तो अब बाकी जो मिलिटेंट्स थे वो भी सरेंडर कर देते हैं एंड इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ब्लैक थंडर। एंड इस चीज को मैनेज करने के लिए, इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अजीत डोभाल जी की काफी ज्यादा तारीफ की जाती है। ईयर आता है 1998 एंड अब जो गवर्नमेंट आती है वो आती है BJP की। इसके बाद 1999 में इंडिया का प्लेन हाईजैक होता है जो कि काठमांडू से दिल्ली की तरफ जा रहा था एंड लेटर ऑन
ये जो प्लेन होता है इसको जो हाईजैकर्स होते हैं वो कांधार लेकर चले जाते हैं एंड इनकी काफी सारी डिमांड्स होती हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है इन टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए 7 मेंबर्स की टीम को कांधार भेजती है दिल्ली से एंड इन 7 मेंबर की टीम में अजीत डोभाल जी भी होते हैं। अजीत डोभाल जी जो होते हैं ये कांधार पहुंचते ही नेगोशिएशंस शुरू करते हैं टेररिस्ट से, हाईजैकर्स से। एंड ये जो हाईजैकर्स होते हैं डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे जो 36 टेररिस्ट आपकी जेल में बंद है उन सबको रिलीज करो। काफी देर तक नेगोशिएशंस करने के बाद अजीत डोभाल जी जो हैं ये बोलते हैं कि हम आपके केवल 3 ही टेररिस्ट को छोड़ेंगे। इस बात पे लेटर ऑन जो हाईजैकर्स होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। अब नेगोशिएशंस सक्सेसफुल होती है हाईजैकर्स के साथ एंड यहाँ पे अजीत डोभाल जी को उन 179 पैसेंजर्स को बचाने के लिए 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ता है। एंड जैसे ही 3 टेररिस्ट जो हैं वो रिलीज होते हैं वहां पे इंडिया का प्लेन भी हाईजैकर्स छोड़ देते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंडिया को ये 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ता है तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी में और भी ज़्यादा काफ़ी एनहांसमेंट की जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जाती है। यहाँ पे अजीत डोभाल जी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं इंडिया में। ऑपोजिशंस जो होते हैं वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो अजीत डोभाल जी हैं इनके रिलेशनशिप लाल कृष्ण आडवाणी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एंड ऑपोजिशन लीडर्स को ये क्लोजनेस जो होती है ये पसंद नहीं आ रही होती है। इसी टाइम पे RNAW का चीफ का सिलेक्शन होना था कि कौन नेक्स्ट RNAW का चीफ बनेगा। तो अजीत डोभाल जी से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी अजीत डोभाल जी का जो नाम था ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहा था एंड एक्चुअली में यही बनने वाले थे चीफ ऑफ RNAW। लेकिन यहीं पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा जो होते हैं वो इस चीज़ को रोक देते हैं एंड अजीत डोभाल जी जो होते हैं वो RNAW के चीफ नहीं बन पाते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि क्यों बाकी ऑफिसर्स को निगलेक्ट करके चीफ ऑफ RNAW अजीत डोभाल जी को ही बनाया जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल बात ये थी कि कांग्रेस से ज़्यादा बन नहीं रही थी अजीत डोभाल जी की। अब यहाँ पे तो चीफ ऑफ RNAW डिसाइड हो ही रहा था, दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी चूज होना था कि नेक्स्ट जो डायरेक्टर है IB का वो कौन बनेगा। अब यहाँ पे IB के डायरेक्टर बनने में सीनियरिटी के टर्म्स में भी और एक्सपीरियंस के टर्म्स में भी अजीत डोभाल जी का डायरेक्टर बनना वो फिक्स था। तो एक तरफ तो IB का डायरेक्टर अपॉइंट करने की बातें हो रही थी एंड दूसरी तरफ यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि 2004 में सरकार जो होती है वो चेंज हो जाती है एंड अब जो सरकार आई होती है वो कांग्रेस की आई होती है। हालांकि कांग्रेस की सरकार को अजीत डोभाल जी को IB का डायरेक्टर बनाना पड़ता है, लेकिन ये जो टेन्योर होता है डायरेक्टर का ये 2 साल का होता है एंड अजीत डोभाल जी का टेन्योर ये कम करके 8 महीने का कर देते हैं। उसके बाद 2005 में अजीत डोभाल जी जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड इसके बाद जो नेक्स्ट IB के डायरेक्टर बनते हैं ESL नरसिम्हम, इनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का ही रहने देती है कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो इस पर भी कांग्रेस पे काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगते हैं कि आपने जानबूझ के अजीत डोभाल जी का जो टेन्योर था उसको 2 साल से कम करके 8 महीने का किया था। अब देखो यहाँ पे अजीत डोभाल जी के साथ तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन सर्कमस्टांसेस कांग्रेस के लिए भी फेवरेबल नहीं चल रहे थे इंडिया में। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू होता है कि कितनी ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट है ये। ब्लैक मनी रिलेटेड हर तरीके के प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को देखना पड़ता है ऑल ओवर इंडिया एंड ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा सिवियर होते हैं कि 2014 में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है एंड बीजेपी जो है वो पावर में आती है। एंड बीजेपी जैसे ही पावर में आती है वो अजीत डोभाल जी को नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसके लिए अपॉइंट करती है। एंड अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर अभी तक जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हुई हैं मेजर वो सारी की सारी अजीत डोभाल जी के अंडर ही हुई हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि अजीत डोभाल जी का कंट्रीब्यूशन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर अनइमेजिनेबल है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
इंडिया की हेल्प करी है इन सारी चीजों, काफी सारी चीजों को सॉल्व करने में। जिस लेवल का इन्होंने डेडिकेशन इंडिया की सिक्योरिटी के टुवर्ड शो किया है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।